Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am CA Harshita Shirwani presenting session number 3 of Unit 3 Segmentation, Targeting and Positioning. हमने सेशन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपको पहले वो दोनों देखने हैं, उसके बाद ही सेशन नंबर 3 देखें। देखिए सेशन नंबर 1 में हमने देखा था कि सेगमेंटेशन प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन वाला स्टेप हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में देख चुके हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। हम पूरी मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हमने बहुत सारे टुकड़े बना दिए मार्केट के, अब हमें क्या करना है, उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को सिलेक्ट करना है और उस टुकड़े पे क्या करना है, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को लगा देना है और सारे के सारे एफर्ट्स, कैपेबिलिटीज को हम उस टुकड़े पे लगा देंगे। अब कौन से टुकड़े पे, कौन से सेगमेंट पे हमें फोकस करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो कुछ ऐसे पता चलेगा कि हमें दिख रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर देते हैं कि हम इस वाले सेगमेंट में ही अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को लगाएंगे, वहीं पर क्या करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस सेगमेंट को, उस टुकड़े को जिस पे हम फोकस करें, उसको हम क्या कहते हैं, टारगेट सेगमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं 3 चीज़ें, दैट इज मीनिंग ऑफ टारगेटिंग, टाइप्स ऑफ टारगेटिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टारगेटिंग, कि टारगेटिंग की नीड्स क्यों है, एंड फेलियर ऑफ टारगेट मार्केट, अगर टारगेट मार्केट फेल हो जाए तो क्या करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है मीनिंग ऑफ टारगेटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेना है और उस पर क्या करना है, सारे के सारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को लगा देना है। Today, no organization has the resources or capabilities to adequately address all the segments in the market. मार्केट इतनी बड़ी है, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को नहीं लगा सकता। ठीक है, टारगेट स्टेज ऑफ सेगमेंटेशन इज कंसर्न विद मेकिंग चॉइसेस अबाउट द सेगमेंट टू सर्व। अब हमें किस सेगमेंट को सर्व करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड हैं और हम एक ही सेगमेंट को ढूंढेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे पाए। ठीक है, वी कांट बी एवरीथिंग टू एवरी सेगमेंट, हर सेगमेंट के लिए हम एवरीथिंग नहीं हो सकते हैं। द टारगेटिंग प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद balancing the attractiveness of segment opportunities against the available resources and the capabilities. अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ देखने के बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो कितना अट्रैक्टिव है हमारे लिए। ठीक है, जो सेगमेंट हमने चूज किया है टारगेटिंग प्रोसेस से, उसको हम क्या कहते हैं, टारगेट मार्केट या फिर टारगेट सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, द सर्च फॉर द बेस्ट प्रोस्पेक्ट अमंग ऑल कंज्यूमर इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग। हमारे लिए कौन सा कंज्यूमर बेस्ट रहेगा, ये फाइंड आउट करना ही क्या होता है, टारगेट मार्केटिंग। चलो आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। देखिए कितने टाइप की टारगेटिंग हो सकती है। एक होता है मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी, एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रैटेजी, मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी, स्मॉल सेगमेंट स्ट्रैटेजी, निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी, सब सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ये होती है 7 टाइप्स की स्ट्रैटेजीज जो टारगेटिंग की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये क्या कहती है, हम तो सबको बेचेंगे, हमारा कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर नहीं है, हम जो भी बेचेंगे हम सबको बेचेंगे। जैसे कि आप अगर क्लास में, आपने सुना मास बंक किया है बच्चों ने, मास बंक का मतलब होता है कि पूरी की पूरी क्लास के सारे बच्चे ही क्या है, गायब है, उसे बोला जाता है मास बंक। वैसे ही अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो जिसमें आप सबको बेचोगे तो वो होती है मास मार्केटिंग। ठीक है, इसको कब यूज़ करना है आपको, जब कस्टमर्स का डिफरेंसेस क्या है, बहुत छोटा है, सारे कस्टमर जो हैं वो सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और जो इनके बीच में डिफरेंसेस है ना वो बहुत कम है। डेमोग्राफिक्स आर नॉट डिस्टिंक्टिव। डेमोग्राफिक्स क्या है, डिस्टिंक्टिव नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सिमिलर लोग हैं, सिमिलर ही जगह पर रहते हैं, उनकी सिमिलर ही हरकतें हैं। अ बिजनेस में डिसाइड टू यूज़ अ मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का मतलब क्या है, हमारे लिए सब क्या है, समान है, सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे सेम हैं, तो हम सबके लिए मार्केटिंग भी क्या करेंगे, सेम करेंगे, मार्केटिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उसे कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, अ फर्म प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन एंड प्रमोट इट टू ऑल कंज्यूमर्स विद अ सिंगल मार्केटिंग मिक्स। एक ही प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे कि भाई हम यही प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, और या फिर प्रोडक्ट नहीं तो
एक प्रोडक्ट लाइन कि भाई ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्रोडक्ट लाइन में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को ही हम बेचने वाले हैं और ये चीज़ हम सारे के सारे कस्टमर्स को बेचेंगे और हमारा मार्केटिंग मिक्स भी क्या होगा, एक ही होगा। उसके बाद देखिए, फर्म इग्नोर्स एनी सेगमेंट डिफरेंसेस। सेगमेंट के डिफरेंसेस को क्या करने वाले हैं हम, इग्नोर। सिंगल प्रोडक्ट है और सिंगल ही मार्केटिंग प्रोग्राम होगा, दैट विल अपील टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, देखो इसमें पूरा आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल मार्केटिंग, सिंगल आइडिया अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। एग्जाम्पल क्या है, कोका कोला, सबके लिए कोका कोला सेम है, ऐसा नहीं है बूढ़ों के लिए अलग बनाई हुई है, बच्चों के लिए अलग बनाई है, यंगस्टर्स के लिए अलग बनाई हुई है, कोका कोला ही बेचते हैं वो। ठीक है, उसके बाद हमारा मैकडी। मैकडी में आप बर्गर लेने जाओ, चाहे बच्चा लेने जाए चाहे बड़ा लेने जाए, सेम बर्गर है। डोमिनोज, सेम पिज्ज़ाज हैं। ये क्या यूज़ करते हैं, मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। द प्राइमरी पर्पज इज टू कैप्चर द सफिशिएंट वॉल्यूम टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अ कॉस्ट एडवांटेज। कभी भी आप मार्केट में कुछ खरीदना चाहते हो, अगर आप एक चीज़ लेते हो वो 10 रुपये की है तो आपको 10 की मिलेगी, लेकिन आपने उसे कहा 1 दर्जन दे दो, 1 दर्जन मतलब 12 दे दो, तो आपने क्या किया, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करी। अब आप क्या बोलोगे कि भाई मैं ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। वो कहेगा चल ठीक है 10 रुपये का है, तू 9 रुपये दे दियो, तो आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि आपने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हो उसकी वजह से प्राइस कम हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कहा जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऐसे ही जब आप मास मार्केटिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट ही बहुत सारा बेच रहे हो। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें परचेज करनी पड़ेगी, लेकिन अब आप ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदोगे क्योंकि आपके ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो ज़्यादा खरीदोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक मिल जाता है कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज मतलब जो 10 रुपये की चीज़ हमें 9 रुपये में मिल गई, तो 1 रुपये का हमारा क्या हो गया, कॉस्ट एडवांटेज। चलो आगे देखते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहाँ पे आया है, मास मार्केटिंग का ही दूसरा नाम है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में। बहुत सारे मार्केट सेगमेंट्स हैं, सब में क्या करेंगे, हम एक ही प्रोडक्ट को ही बेचेंगे, उसे कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। एक होती है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब वन सेगमेंट वन प्रोडक्ट, सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट मार्केटिंग सेगमेंट्स। चलो इसके बाद देखो, लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी। लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, हमने क्या किया, पूरी मार्केट को सेगमेंट कर दिया, ABCDEFGH बहुत सारे हमने टुकड़े बना दिए। अब जो सबसे बड़े वाला पीस है, जो सबसे बड़े वाला सेगमेंट है, उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, द मार्केट इज, व्हेन मार्केट इज सेगमेंटेड, मार्केटिंग रिसोर्सेज हमें पता है हमारे बहुत लिमिटेड हैं और हमें कुछ ना कुछ इस सेगमेंट्स में से एक सेलेक्ट करना है सर्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, द मार्केटर में डिसाइड टू परस्यू अ लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी। मैं सबसे बड़ा वाला सेगमेंट सेलेक्ट कर लूँगा, उसे कहा जाता है लार्ज सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, मास मार्केट में बी सेगमेंटेड से इनटू 3 कोर सेगमेंट्स। क्या करेंगे, पूरी की पूरी मार्केट को, मास मार्केट मतलब पूरी की पूरी मार्केट को लेट से कि हमने 3 कोर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, वन ऑफ दी सेगमेंट, उन सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट इतना बड़ा है कि वो 50% मार्केट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है या फिर सिंबलाइज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस 50% वाले को, जो सबसे बड़े वाला है, उसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसे कहा जाता है लार्ज सेगमेंट मार्केटिंग। अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें 4 सेगमेंट है, ABCD। आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, A, तो A को सेलेक्ट कर लो, इसे कह देंगे हम लार्ज सेगमेंट मार्केटिंग। इसे क्या कहा जाता है, सिंगल सेगमेंट मार्केटिंग। एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो वो हो जाता है सिंगल सेगमेंट मार्केटिंग। इट मीन्स टू कंसंट्रेट ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन अ सिंगल सेगमेंट। एक लार्ज सेगमेंट पे ही हम अपने सारे के सारे मार्केटिंग एफर्ट्स लगाएंगे, सारे रिसोर्सेज लगाएंगे, सारी की सारी कैपेबिलिटीज लगाएंगे। ठीक है, देयर आर लार्ज रिस्क एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रैटेजी। क्या कर रहे हैं हम, एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, एक ही सेगमेंट है, एक ही प्रोडक्ट है और हम उसी पे ही अपने सारे के सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो एक ही पे एफर्ट्स लगा रहे हैं तो इससे क्या हो जाता है, रिस्क भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सोचो कि कभी ये सेक्टर जो आपने सेलेक्ट किया है, जो सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है, वही बंद हो गया। जैसे कि नोकिया ने क्या किया था, वो बटन वाले फ़ोन आते थे ना, वो बेचता था। नोकिया के फ़ोन बहुत ज़्यादा बिकते थे और मार्केट में आ गई नई चीज़, दैट इज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स आ गए, बट नोकिया ने कहा कि भाई मैं तो बटन वाले फ़ोन ही बेचूंगा। उसका लार्जेस्ट सेगमेंट क्या था, जो बंदे बटन वाले फ़ोन यूज़ करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, लार्ज सेगमेंट गायब ही हो गया। अब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो स्मार्टफोन ना यूज़ करता हो। बहुत रेयरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, नोकिया कंपनी ही बंद हो गई थी बीच में। उनके पास मार्केट ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो चेंजेस आए मार्केट में उसको क्या करा, रिएक्ट नहीं किया, उस पर अडेप्ट नहीं करा। उन्होंने उन चेंजेस के साथ अपनी स्टेबिलिटी रखी
उन्होंने उसी सेगमेंट पे फोकस किया जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी मार्केट हो गई ठप और उनका बिजनेस हो गया बंद। अब देखो, शुड द चूजन सेगमेंट सीज टू बी वाइबल द फर्म वुड सीज टू बी ऑपरेट। देखो, अगर आपका सेगमेंट बंद हो जाता है तो आपका फर्म भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, लार्ज रिस्क इज एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल में देखिए वही दिया हुआ है, नोएडा नहीं है ये है नोकिया, ठीक है, नोकिया। देखिए, नॉट फोकस ऑन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन पे फोकस नहीं किया, आउट ऑफ द मार्केट हो गए। ऐसे ही हमारा पेजर हैज़ लॉस टू मोबाइल फोन्स, ठीक है। फैक्स सर्विसिंग हैज़ लॉस टू ईमेल। फैक्स सर्विसिंग समझ रहे हो आप, पहले क्या होता था, फैक्स सर्विसिंग होती थी, जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ऑफिशियली, तो वो आजकल क्या होता है, ईमेल्स भेजते हैं। पहले ईमेल्स नहीं होती थी, पहले होती थी फैक्स सर्विस। फैक्स सर्विसेज को यूज़ किया जाता, फैक्स सर्विसेज चली गई, अब सारे ईमेल्स यूज़ करते हैं। वैसे ही 1 आवर फोटो टू डिजिटल फोटोज, आजकल क्या होता है, आप लोग फ़ोन में ही फोटो खींच लेते हो, बढ़िया बढ़िया कैमराज आ गए हैं जिससे साथ के साथ आपको फोटोज़ मिल जाती हैं। पहले क्या होता था, 1 आवर फोटो लगती थी, मतलब 1 घंटा लगता था उन फोटो को बनने में, ठीक है। उनका भी क्या हो गया, मार्केट ठप हो गया। उसके बाद सिंगल मार्केट सेगमेंट स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी और निश स्ट्रैटेजी। इसको हम कंसंट्रेटेड टारगेटिंग भी कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही हमने सारे के सारे रिसोर्सेज लगा दिए, सिर्फ उनको ही सर्व कर रहे हैं, तो इसे हम एक कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसे निश स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया हम इन्हीं को सर्व करेंगे तो इन्हीं को करेंगे, वो हमारा निश हो जाएगा। उसके बाद देखिए एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रैटेजी। आपको पता है पहली कार कौन सी आई थी इंडिया में, मारुति 800। मारुति 800 किसकी है, मारुति सुजुकी की है, ठीक है। बहुत कम प्राइस पे आई थी, बहुत बिकी थी वो कार, बट हर मार्केट का एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा वो अब और नहीं चलेगी। तो मारुति 800 भी क्या हो गई थी, उस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि भाई इससे ज़्यादा और नहीं बिकेगी। लेकिन क्या हुआ था, मारुति सुजुकी जो हमारी कंपनी थी, उसे लगा कि नहीं यार, इस सेगमेंट में जो हमारा टारगेट सेगमेंट है जिनको कार चाहिए, उस सेगमेंट में अभी भी और पैसे कमाने का तरीका है, लेकिन मारुति 800 और नहीं बिकेगी। कार तो बिकेगी लेकिन मारुति 800 और नहीं बिकेगी, उसने अपना पीक लेवल तक वो बिक चुकी है। तो मारुति सुजुकी ने क्या किया, वो सिमिलर प्रोडक्ट्स लेके आया, मारुति 800 जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स लेके आया, कार्स लेकर आया, लेकिन वो क्या थे, थोड़े थोड़े अपडेटेड थे, थोड़े थोड़े उनमें अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें थी। जैसे कि देखिए एक कार आई, उनका नया प्रोडक्ट आया मारुति जेन, मारुति एस्टीम, ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, एडजेसेंट प्रोडक्ट्स लाते रहे। इसे कहा जाता है एडजेसेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इसे क्या कहा जाता है, एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रैटेजी। जब सिंगल प्रोडक्ट हमारी मारुति 800 रीच हो गई थी पॉइंट ऑफ फुल मार्केट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब कि जितनी मार्केट थी हमने पूरी की पूरी कैप्चर कर ली है, इसे कहा जाता है रीच द पॉइंट ऑफ फुल मार्केट पेनिट्रेशन आफ्टर अ सिंगल मार्केट सेगमेंटेशन सक्सेसफुल। जब हमारा एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया है तो मार्केटर क्या करता है, मारुति सुजुकी ने क्या किया, वो एडजेसेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके आ गया और क्लोजली रिलेटेड सेगमेंट इज टैकल्ड नेक्स्ट। क्लोजली रिलेटेड सेगमेंट को क्या किया, अब हमने नेक्स्ट टैकल किया, ठीक है। मारुति सुजुकी एफिशिएंटली यूज एन एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रैटेजी, अ मार्केट लीडर इन अ सेगमेंट। अपने सेगमेंट में वो क्या बन गया, मार्केट लीडर, जस्ट बाय यूजिंग द एडजेसेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। आगे देखो मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी। मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, अब हम क्या बेचेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट नहीं है हमारा, हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, इस देखो इसमें क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन ओपन्स द डोर टू मल्टीपल मार्केट बेस्ड स्ट्रैटेजीज एंड ग्रेटर मार्केटिंग एफिशिएंसी। एग्जाम्पल देखो, पावर सप्लाई, आपको पता है टाटाज है पावर सप्लाई में, टीपीडीडीएल अगर आपने सुना, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो टाटाज क्या करते हैं, वो बिजली बेचते हैं। आप घर में बिजली यूज़ करते हो, अगर आपका बिजनेस है, आपका कमर्शियल बिल आता होगा, कमर्शियल मीटर होगा, तो आप अपने बिजनेस में भी बिजली यूज़ करते हो। वैसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। कुछ आपने देखा हो तो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स जो लगाते हैं तो जनरेटर्स को चार्ज करने के लिए भी बिजली चाहिए। फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज में भी बिजली चाहिए। तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को ही हमने डिफरेंट मार्केट में बेचा है,
ठीक है, अलग अलग मार्केट में बेचा है। एक हमने किसको बेचा है, डोमेस्टिक यूज़र को, एक हमने बेचा है गवर्नमेंट यूज़र को, एक हमने बेचा है ओकेशनल यूज़र को, जिसको कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, फैक्ट्री को, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को, एक्सेट्रा को। प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हमारी मार्केट क्या है, बहुत सारी है, अलग अलग कस्टमर्स हैं, तो हम उनको अलग अलग रेट पे बेचते हैं। उनके लिए हमारी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, नाइकी के शूज़ आते हैं, लेकिन देखो नाइकी के शूज़ आते हैं, उसमें क्या होता है, बेच तो वो जूता ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी मार्केट को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, मल्टीपल मार्केट बना दिया। ये वाले जूते गोल्फर के लिए हैं, ये वाले जूते टेनिस प्लेयर के लिए हैं, ये वाले जूते बास्केट प्लेयर्स के लिए हैं, ये वाले जूते क्रिकेटर्स के लिए हैं। उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब अलग अलग मार्केट सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट हम बेचेंगे। उसके बाद है हमारा स्मॉल सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ऑल्दो अ मार्केट may provide three segment opportunities, a business with limited resources and capabilities decide to compete only in the smallest segment। अब मैंने आपको बताया था, आपको मान के चलना है मार्केट के 3 टुकड़े हैं, एक सबसे बड़ा वाला, एक मीडियम साइज, एक स्मॉल साइज। अगर आप बिगेस्ट वाले को डिसाइड कर रहे हो कि मैं सबसे बड़े वाले में काम करूंगा, लार्जेस्ट सेलेक्ट किया तो होता है लार्ज मार्केट सेगमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो वो जाता है स्मॉल सेगमेंट स्ट्रैटेजी। क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट को लोग क्यों सेलेक्ट करेंगे, जनरली क्या होता है, जो लार्ज कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो स्मॉल सेगमेंट्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर। उसके बाद उन पे फिर काम करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इवन बिजनेस विथ मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी में फील इनइफेक्टिव टू फोकस ऑन सच अ स्मॉल सेगमेंट। जो मल्टी सेगमेंट वाले हैं वो भी क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं कि यार हमारे लिए भी उतनी काम की चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, मर्सिडीज़ के केस में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट यूज्ड अ स्मॉल सेगमेंट स्ट्रैटेजी टू फोकस ऑन लग्जरी कार मार्केट। लग्जरी कार खरीदने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। इतना पैसा गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट कह लो, या फिर मुझे लगता है गाड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, डिप्रिशिएबल एसेट है। तो लग्जरी कार की मार्केटिंग क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, और उस पर लोग लार्ज कॉम्पिटिटर वाले जो लार्ज बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करके राजी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कस्टमर्स ही बहुत लिमिटेड है। तो मर्सिडीज ही एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ जिन्होंने क्या किया, लग्जरी कार मार्केटिंग पे फोकस किया, स्मॉल सेगमेंट पे फोकस किया। हाउएवर उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर आया, जिसकी वजह से उन्होंने एडजेसेंट सेगमेंट्स पे भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना। अभी वो क्या फॉलो कर रहे हैं, डुअल सेगमेंट स्ट्रैटेजी। उनके 2 सेगमेंट्स है, एक लार्ज कार लग्जरी कार्स वाला और एक अदर देन लग्जरी कार्स वाला। आगे देखो, निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी। निश सेगमेंट का मतलब है आपने लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को ही टारगेट कर लिया है, या पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स को ही टारगेट कर लिया है, मैं इसके अलावा किसी को नहीं बेचूंगा, ये मेरा निश है। ठीक है, द वर्ड निश इटसेल्फ इम्प्लाइज दैट वन इज टारगेटिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कि भाई मैं इनको ही बेचूंगा, ये थोड़े से लोग हैं और मैं इनको ही बेचूंगा, यही मेरे कस्टमर्स हैं, तो उसे बोला जाता है निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, सेपरेटिंग अ मार्केट इनटू 100% होमोजीनियस सेगमेंट इज रियली डिफिकल्ट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मार्केट को होमोजीनियस सेगमेंट्स में बांटना जो 100% सेम है पॉसिबल नहीं है, तो हम सिमिलर में बांटते हैं। कुछ भी कर ले हम, डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे ही, ड्यू टू डेमोग्राफिक्स और यूसेज बिहेवियर। अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, डेमोग्राफिक्स के रीजन भी हो सकता है। दस देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू कार्व अ निश विद इन अ सेगमेंट टू कस्टमाइज मार्केटिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ टारगेट सेगमेंट, टारगेट कस्टमर्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट सेगमेंट है उस टारगेट सेगमेंट में से भी हम ऐसे लोग ढूंढेंगे जो बिल्कुल ही सेम हो, जिनमें बिल्कुल ही कम डिफरेंस हो, जितना कम हो सकता है। उस कस्टमर को जो बिल्कुल ही सिमिलर और बिल्कुल ही सेम लगे हैं, उस पर ही हम अपने सारे के सारे मार्केटिंग एफर्ट्स लगाएंगे, और वही हमारे लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो जाएगा, और उस सेगमेंट को हम क्या कह देंगे, हमारी निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, निश सेगमेंट स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स सीकिंग समवट स्पेशलाइज्ड बेनिफिट फ्रॉम अ गुड और अ सर्विस। ऐसे कस्टमर्स ढूंढिए जिनको ऐसी ही सर्विस चाहिए और हम यही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड बेनिफिट्स चाहिए एक पर्टिकुलर गुड से, और वो स्पेशलाइज्ड बेनिफिट ही हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। दिस स्ट्रैटेजी वुड अवॉइड डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद लार्जर फर्म्स। लार्जर फर्म्स के साथ हमारा कॉम्पिटिशन खत्म, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही कम काम कर रहे हैं जो एक सेगमेंट में से भी थोड़े लोग फाइनलाइज कर लिए कि इनको ही हमें बेचना है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, कस्टमाइज कर देंगे। ठीक है, हु आर परसिंग लार्ज सेगमेंट, जो बड़े बड़े सेगमेंट को कर रहे हैं वो बड़े बड़े को करते हैं, हमारा तो छोटा सा मार्केट है, जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन कम हो गया। और इस स्ट्रैटेजी को हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर निश डिसाइड कर लिया और उसी को ही हम क्या करने वाले हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें
इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत कंसंट्रेटेड हो गए हैं। उसके बाद देखिए सब सेगमेंट स्ट्रैटेजी। अब हमें पता है जो हमने सेगमेंट डिसाइड किया है उसमें क्या होगा, सारे कस्टमर बिल्कुल सेम नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई मीनिंगफुल डिफरेंस दिख रहा है कि भाई मेरे कस्टमर्स तो यही हैं लेकिन आधों को रेड चाहिए और आधों को ब्लू चाहिए, आपको डिफरेंसेस पता चल रहे हैं, आपके मीनिंगफुल डिफरेंसेस हैं, तो आप उसके बेसिस पे अपने पूरे सेगमेंट को क्या करो, डिवाइड कर दो। फर्दर डिवीजन, पूरी मार्केट में से आपने टुकड़े करे थे, उन टुकड़े में से आपने एक टुकड़ा सेलेक्ट कर लिया था। अब उस टुकड़े का, उस सेगमेंट का भी आपको क्या करना है, फर्दर डिवीजन करना है। और उस फर्दर डिवीजन के बाद वो क्या हो जाते हैं, सब सेगमेंट्स। भाई आधों को रेड पसंद है, आधों को ब्लू पसंद है, तो सब सेगमेंटेशन आपने कर दिया कि एक रेड वाला सेगमेंट है, एक ब्लू वाला सेगमेंट है, उसको क्या कहा जाता है, सब सेगमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता चल रहा है कोई मीनिंगफुल डिफरेंसेस है कस्टमर्स की नीड्स में विद इन अ सेगमेंट, तो आप क्या करोगे, सब सेगमेंटेशन कर दोगे, विच आर प्रेजेंटली नॉट बीइंग मेट बाय करंट मार्केट सेगमेंटेशन। जो आपने सेगमेंटेशन किया है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर्स के पास वो नहीं पहुंच पा रहा जो उन्हें चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, सब सेगमेंटेशन कर दो। एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, ऑफिस डिलीवरी ऑफ फूड। क्या दिया हुआ है, ऑफिस डिलीवरी ऑफ फूड। आप एक पर्टिकुलर कंपनी में क्या करते हो, फूड की डिलीवरी करते हो। अब वहाँ पर भी क्या है, देखो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग हैं वो खाते हैं खड़े होकर, फूड फॉर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर वालों को एसी वाला कमरा नहीं मिला हुआ, उनका काम है, लेबर क्लास वाले हैं अभी के लिए मान लो। ठीक है, एक है हमारा एयर कंडीशनर वाले जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। अब देखो आप जो लेबर क्लास वाले हैं और जो हमारे एसी में बैठ के खाने वाले लोग हैं, मतलब स्किल्ड वर्कर्स हैं, और एक मान लो हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके बीच में प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। खाना दोनों सेम ही खा रहे हैं लेकिन तरीका कि वही पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। ये वाले बहुत हाइजीनिक होते हैं, ये वाले कम हाइजीनिक होते हैं, इनके में नैपकिन डालने चाहिए, इनके में नहीं डालने चाहिए, ये होती है स्ट्रैटेजीज। तो ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमने क्या किया, अपने डिलीवरी ऑफ फूड वाले बिजनेस को जो हमने सेगमेंट डिसाइड किया था उस सेगमेंट में भी हमने क्या कर दिया, सब सेगमेंट बना दिए। एक था हमारा ग्राउंड फ्लोर वाले लोग, एक थे हमारे फर्स्ट फ्लोर वाले लोग। प्राइस में डिफ्रेंसिएशन कर दिया, इसको बोलते हैं माइक्रो मार्केटिंग। अब हमने और तोड़ तोड़ के उसे इतना छोटा कर दिया, अब इस पर्टिकुलर स्टेज पे इस पर्टिकुलर कस्टमर को ये चाहिए होता है, तो वो हो जाती है माइक्रो मार्केटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टाइप्स हमारे कवर हो गए। उसके बाद है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टारगेटिंग, नीड फॉर टारगेटिंग। टारगेटिंग की ज़रूरत क्या है और किस तरीके से सेलेक्ट करें कि ये वाला टारगेट हमारा होना चाहिए, ये हमारा टारगेट सेगमेंट होना चाहिए। देयर इज़ नीड फॉर टारगेटिंग, आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों ज़रूरत है टारगेटिंग की, बट अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देयर हैज़ टू बी मैच बिटवीन कॉस्टिंग एंड रेवेन्यू। जितना पैसा लगा रहे हैं हम चाहते हैं उतनी ही हमारी सेल्स हो, उतनी ही हमारी कमाई हो। देखो आपको टारगेटिंग क्यों करनी है, उसमें आपको कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। पहला फैक्टर तो यही होता है, अपना मार्केट शेयर देखो, अपने मार्केट में होमोजेनिटी देखो, प्रोडक्ट एक्सपर्टीज़ देखो, किस किस का क्या क्या प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, अभी हमारा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, कौन से प्रोडक्ट की कौन सी क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पसंद आ रही है। उसके बाद है लाइकलीहुड ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग स्केल इकोनॉमिक्स। अभी कहाँ पर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि ज़्यादा प्रोडक्शन करो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं या मार्केटिंग ज़्यादा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स मिल सके। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सके। नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिशन कितना है मार्केट में, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फोर्सेस क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और उस कैपेबिलिटी से आप कस्टमर की नीड्स को कैसे मैच कर सकते हो। सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ साइज, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, कि इसका साइज़ कितना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। इससे पता चलता है सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर, आपको लगता है कि भाई आप कितना % प्रॉफिट इससे कमा सकते हो और कितना आप मार्केट शेयर कमा पाओगे। एंटिसिपेटेड मतलब अंदाज़ा लगा के आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे, कितना मार्केट शेयर आप गेन कर पाओगे। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपको कौन से सेक्टर को टारगेट करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नीड्स ऑफ टारगेटिंग। इसके अलावा भी सम अदर फैक्टर्स वाइल इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ टारगेट स्ट्रैटेजीज आर द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट मैच्योरिटी, extent of buyer differentiation, market position, structure and intensity of competition, adequate resources, not so important। एक बार बस रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेलियर ऑफ टारगेट मार्केट। अगर आपका टारगेट मार्केट फेल हो जाए, देखो क्या लिखा है इसमें, इफ टारगेटेड सेगमेंट डज नॉट मीट द नीड ऑफ द मार्केटर देन ही मस्ट रेज फॉलोइंग 7 क्वेश्चंस।
अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सेगमेंट को टारगेट किया है वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपको अपने आप से क्या पूछने हैं, 7 सवाल पूछने हैं। क्या है हमारा पहला सवाल? हैव आवर टारगेट चेंज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स? क्या हमारे टारगेट्स चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों में? आर वी सीकिंग सेम टारगेट्स वी ऑलवेज वेंट आफ्टर? क्या हम उन्हीं टारगेट्स पर हैं जो हमेशा से हमने डिसाइड किया था? उसके बाद देखिए, फॉर ईच ऑफ आर कोर बिजनेस और ब्रांड्स हाउ डू वी डिस्क्राइब? अपने कोर बिजनेस और ब्रांड के लिए हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपनी मार्केट टारगेट को? जिस मार्केट को हमने टारगेट किया है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हमें बहुत डिटेल में उसे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। हैव वी सेगमेंटेड ईच मार्केट इन विच वी ऑपरेट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट टारगेट टू परस्यू? क्या हमने अपनी मार्केट को अच्छे से सेगमेंट किया है और हमने उन सेगमेंट्स को पता लगाया है जो क्या है हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? उसके बाद देखिए, what was our rationale for selecting these targets? हमारा क्या मोटिव था, हमने इन सेगमेंट्स को क्यों सेलेक्ट किया था? इन सेगमेंट्स को हमने क्यों सेलेक्ट किया था? व्हाट प्रोसेस डिड वी यूज टू फाइंड देम? कौन सा प्रोसेस हमने यूज किया था जब हमने इनको ढूंढा था कि भाई ये वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हम ये वाले पर्टिकुलर कस्टमर्स को बेचेंगे? तो जब हमने उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को टारगेट किया था तो क्यों किया था और क्या प्रोसेस यूज किया था इनको टारगेट करने के लिए? कैन वी प्रूव आर टारगेट्स आर प्रॉफिटेबल? क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने टारगेट किया है वो प्रॉफिट देगा हमें? कैन वी शो दैट दे हैव मेड मनी फॉर अस इन द पास्ट? क्या हम प्रूव कर सकते हैं इन्हें कि इन्होंने हमारा पास्ट में प्रॉफिट कमा के दिया है या फिर फ्यूचर में कमा के देगा? वुड अनदर टारगेट और टारगेट बी मोर प्रॉफिटेबल? इसके अलावा अगर हम किसी अलग चीज़ पर टारगेट करें वो हमें ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है क्या? जिस पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसके अलावा कोई और ऐसा सेक्टर है, कोई सेगमेंट है, कोई टारगेट है जिसको अगर हम फोकस करें तो वो हमें ज़्यादा पैसे कमा के दे दें? क्या हमारे सारे डू ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फो अबाउट द टारगेट रिलेवेंट टू देयर एक्टिविटीज़? क्या जो हमारे अलग फंक्शनल एरियाज हैं, जो हमारे फंक्शनल एरियाज हैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको पता है कि हमारा टारगेट क्या है? क्या उसके हिसाब से ही वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? ये भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये सवाल आपको कब करने हैं? जब आपकी टारगेट आपको लग रहा है कि उतना नीड्स को आपकी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। आपने सोचा था 10% प्रॉफिट होना चाहिए, 8% हो रहा है, तो यार 2% क्यों कम हो रहा है? आपको लग रहा है आपका टारगेट मार्केट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको अपने आप से 7 सवाल करने हैं। टारगेट्स हैं वो चेंज हुए हैं या सेम है? फिर हमें अपने मार्केट टारगेट को क्या करना है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फिर हमें देखना है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट को ही परस्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आपको देखना है कि आपने इस सेगमेंट को क्यों सेलेक्ट किया था और आपका प्रोसेस क्या था इसको फाइंड आउट करने का। उसके बाद आपको देखना है कि आपके टारगेट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। या तो आप पास्ट रिजल्ट्स दिखाओ या फिर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में कमा सकते हो तो आप उसके लिए एंटिसिपेटेड प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, या फिर आपको टारगेट चेंज करने की ज़रूरत है, कोई और ऐसा टारगेट है जो आपको इससे ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है, वो मोर प्रॉफिटेबल हो सकता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शनल एरिया ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी फंक्शन एरियाज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑफिस में हो रही हैं, हमारे मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, क्या उन सबको पता है कि हमारा टारगेट क्या है और उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? ठीक है, एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड सेशन नंबर 3। यहीं तक है। टारगेटिंग में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। टारगेटिंग का मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ टारगेटिंग क्या है, नीड्स ऑफ टारगेटिंग क्या है, उसके बाद हमने देखा फेलियर ऑफ टारगेट मार्केट। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।